टीवी के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में आपका स्वागत है। आज सुबह सवेरे में आपसे रूबरू हो रहे हैं एक ऐसी शख्सियत जो जनसंघ के ज़माने से भाजपा से जुड़ी हुई है और जिसने पद की लालसा कभी नहीं की और लगातार पार्टी के लिए और संगठन के लिए समर्पित रहे और अब जब मौका आया तो उन्हें संगठन ने वह स्थान दिया जिसके वे हकदार थे। जी हाँ, हमारे बीच है भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री संतोष जी चोपड़ा। संतोष जी, आपका CTV में स्वागत है। धन्यवाद। और आइए, तो हम ये CTV का खास कार्यक्रम ऑफबीट कार्यक्रम है और इसमें हम यह जानते हैं कि किस तरह से आपने अपने जीवन की शुरुआत की। नीमच में ही पैदा हुए जी। और नीमच में ही बड़े हुए। बचपन में अच्छी जीवन की शुरुआत हुई शुरू से ही। बाल्यकाल से मसीह माध्यमिक विद्यालय है, वहाँ पर मेरी पढ़ाई हुई और जो बचपन था वो आज का जो बचपन है उससे बहुत अच्छा बचपन था। जब हम पढ़ने जाते थे तो वहाँ पर उन्मुक्त होकर बिल्कुल कोई किसी प्रकार का तनाव नहीं होता था, बिल्कुल शांत वातावरण होता था। सिर्फ एक ही काम होता था कि भाई पढ़ाई करो, खेलो और खाओ पियो। तो बहुत आनंद का वातावरण उस टाइम रहता था। ज्ञान मंदिर कॉलेज जो है उसके पास ही मेरा निवास रहा शुरू से, वहीं हम पैदा हुए और वहीं बड़े हुए। और उसके बाद धीरे धीरे जब जीवन आगे बढ़ा तो शुरू से ही मेरा शौक़ था, खेलों में काफ़ी मेरा रुचि थी। तो हम शुरू में गेंद खेलते थे, छोटी छोटी जो गेंद होती थी जो कि 40 पैसे की गेंद आती थी उस टाइम, उससे हम लोग खेलते थे। जो अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं जो कि राजू सैनी और कई अच्छे जो खिलाड़ी थे वो सभी हम साथ में वहाँ पर खेलते थे। फिर धीरे धीरे जब बड़े हुए तो हम फुटबॉल खेलने लगे। फिर काफ़ी खेलों में और भी कई खेलों में रुचियाँ थी, क्रिकेट भी खेला, वॉलीबॉल भी खेला, हॉकी भी खेली और भी दूसरे जो एथलेटिक्स वगैरह थे वो सारे खेल भी हमने वहाँ पर खेले। क्योंकि शुरू से मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ खेलों का रहा, बॉडी के प्रति मैं शुरू से रहा कि फिटनेस रखूं। और उसके कारण सुबह हम 4 बजे उठ जाते थे और 4 बजे उठकर हमारे पिताजी कहते थे कि मैदान में जाओ और उठा देते और हम सुबह पहले निकल जाते। बच्चे थे छोटे तभी से ही, और दौड़ लगाना, एक्सरसाइज करना और खेल खेलना ये शुरू से शौक़ था। धीरे धीरे जब बड़े हुए तो वहाँ से जब 8वीं तक तो वहाँ पढ़े मसीह माध्यमिक विद्यालय में, और उसके बाद फिर ये जो हायर सेकेंडरी जो ग्राउंड है अभी अपन जहाँ खड़े यहीं पे हमने पढ़ाई की 9वीं से 11वीं तक। तो हायर सेकेंडरी की पढ़ाई यहाँ हुई, वो भी अच्छे वातावरण में हुई। घर की तरफ से बिल्कुल जो हम बच्चे थे तो बिल्कुल फ्री थे, कोई कमाने खाने का कोई ऐसा कुछ काम रहता नहीं था। पिताजी कमाते और हम सब जितने भाई बहन थे, 9 भाई बहन हम थे, 4 भाई और 5 बहनें। तो बिल्कुल चिंता किसी प्रकार की थी नहीं। एक कटोरदान पूरा भरता और उसमें रोटियां बनती और सब्जी बनती और आराम से सब खाते और पढ़ाई करते और खेलते। तो 11वीं तक भी जीवन बहुत आराम से हमारा निकला। उसके बाद जब कॉलेज में थे तो डिग्री कॉलेज में हमने 12वीं के बाद जब वहाँ पे कॉलेज की पढ़ाई वहाँ पर प्रारंभ की और BCom का विषय लिया और वहाँ से हमारी पढ़ाई भी हुई और राजनीति भी वहीं से शुरू हो गई कॉलेज में जाने के बाद। छात्र राजनीति से आपकी शुरुआत हुई? हाँ, तो वो वहाँ से हमने कॉलेज में ही राजनीति चालू कर दी। BCom सेकंड ईयर में जब हम गए तो हमारी जो क्लास के एक राजकुमार एरन करके हमारे मित्र थे, तो हमने उनको अध्यक्ष के लिए खड़ा करा और पूरी क्लास हमारी एकजुट होकर बस उसमें लग गई। कई बड़े बड़े उम्मीदवार थे उस टाइम जो कि पावरफुल थे हमसे बहुत ज़्यादा, और वो कहते थे बच्चे कहाँ जीतेंगे, चुनाव कहाँ लड़ रहे हैं। लेकिन पूरी क्लास की ऐसी एकजुटता थी कि हम भारी मतों से राजकुमार एरन को विजयी करा के लाए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। हाँ, तो वहीं से हमने वो विजय की शुरुआत की। पहला अध्यक्ष हमारा वहाँ से बना। उसके बाद फिर राजनीति आगे चलती रही। BCom के बाद फिर हम लोगों ने फिर यहाँ पर लॉ कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया और लॉ की यहाँ से। तो लॉ में आते ही जब फर्स्ट ईयर में आए तो मैं स्वयं ही यहाँ पर कॉलेज में छात्र संघ अध्यक्ष के लिए चुनाव में उतरा और वहाँ से मेरी राजनीति की असली शुरुआत जो मेरी थी वो हुई, जहाँ से कि मैंने चुनाव BCom करने के बाद लॉ भी किया। हाँ, लॉ किया और वहीं से अब मैंने आते से ही वहाँ पे लॉ भी किया और वहीं से चुनाव में मैंने भागीदारी करी और अध्यक्ष के लिए मैं खड़ा हुआ फर्स्ट ईयर में। और वहाँ पर बहुत भारी
बहुमत से मैं वहाँ पर विजयी हुआ, लगभग 500 वोटों से मैं। अच्छा, आप लॉ कॉलेज के अध्यक्ष भी रहे छात्र संघ के? उसमें उस टाइम जो था ज्ञान मंदिर कॉलेज, उसमें शाम को तो लॉ कॉलेज लगता था और सुबह जो टाइम था वो वहाँ पे आर्ट्स कॉलेज लगता था, मतलब कि लड़कियों का कॉलेज था सुबह सुबह का। और लॉ कॉलेज सिर्फ शाम शाम को है लॉ कॉलेज लगता है, लेकिन दोनों के जो थे मतदाता, जो भी हमारे थे सब भाई बहन, वो सब वोट उसमें डालते थे सभी। दोनों कॉलेज का ज्वाइंट अध्यक्ष कॉलेज थे, हाँ। अच्छा, ज्वाइंट अध्यक्ष। जॉइंट अध्यक्ष बनता था, तो उसमें मैं विजयी हुआ। उसके फिर लगातार फिर हर साल लगातार करीब 5 साल तक हमने चुनाव लड़ाए और 5 ही साल हमारे अध्यक्ष वहाँ पर लॉ कॉलेज में हाँ बने। उस टाइम हम विद्यार्थी परिषद का हमारा समर्थन रहता था और स्टूडेंट पैनल के नाम से हमने एक पैनल बना रखी थी। स्टूडेंट पैनल बीजेपी विद्यार्थी परिषद समर्थित थी, तो उसमें हमको ये फ़ायदा रहता था कि हमको क्या है कि जितने भी जो भी दूसरे भी जो दल के लोग थे वो भी हमको वोट दे देते थे, और उसमें पूरे जो हमारे जितने भी थे लगातार 5 साल तक हमारे अध्यक्ष वहाँ पर निर्वाचित हुए। जब हमने कॉलेज की राजनीति शुरू की, उसके बाद फिर मेरे पिताजी ने कहा कि भाई अब इसमें बिजनेस करना है, बड़े हो गए तो अब सब कुछ न कुछ काम धंधा करना पड़ेगा। तो पिताजी ने कहा कि भाई अब कुछ न कुछ काम धंधा करो, तो वहीं से फिर बिजनेस की शुरुआत भी हुई। बिजनेस की शुरुआत में मेरे पिताजी ने कहा कि भाई अब कोई भी बिजनेस करो, और उसने 3 ऑप्शन दे दिए कि बर्तन की, चांदी सोने की और कपड़े की दुकान। तो मैंने विचार किया कि अब क्या करना चाहिए, तो मैंने कहा भाई कपड़े की दुकान है तो कहीं आग लग जाएगी, कहीं पानी से हो गया तो कहीं नष्ट हो जाएंगे, तो वो विचार त्यागा। फिर सोचा कि चांदी सोने की दुकान पे विचार किया, तो चांदी सोने में कहीं कोई चोरी कर जाए, ऐसा छोटा थे, सोचते थे ज़्यादा कि भाई शुरुआत थी, रिस्क लेने की ताकत नहीं थी, तो भाई कैसे क्या करें। तो हमने वो भी सोचा कि भाई चांदी सोने में भी ये रिस्क रहती है, कल से कुछ हो जाए तो पूरी खतरा है। फिर उसके बाद फिर हमने जब आगे और विचार किया तो 3 ऑप्शन दे रखे थे पिताजी ने। तो मैंने कहा कि ठीक है भाई बर्तन की हाँ दुकान का अपन सोचते हैं। तो काफ़ी दुकानें देख रखी थी, अच्छे खासे दुकान में बर्तन में क्या था कि उस टाइम पीतल के और तांबे के बर्तन चलते थे ज़्यादा, कांसे के, पीतल के, तांबे के। तो उसमें क्या होता था कि जो नए बर्तन बिकते थे वो उस ज़माने में 22 रुपये किलो बिकते थे, और वापस यदि उसको पुराने बर्तन वापस बेचो तो उसको जो होता था वो वहाँ पे 18 रुपये किलो में बिक जाते थे पुराने बर्तन। हाँ। तो मैंने सोचा कि भाई इसमें हाँ इसमें कुछ भी चीज़ है, यदि या तो नुकसान नहीं है इसमें, यदि कोई चीज़ का न तो नष्ट कोई पानी से ख़राब होना है, ना कोई आग से कुछ नष्ट होना है, चोरी भी संभावना नहीं कि भाई इतना कोई महंगा नहीं है आइटम। तो फिर मैंने विचार किया कि क्यों नहीं बर्तन दुकान लगा, और वहीं से मेरी शुरुआत हुई। और इंदौर गया, वहाँ पर एक दुकान पर ट्रेनिंग ली 15-20 दिन 1 महीने की, और वहीं से फिर बर्तन की दुकान की शुरुआत हो गई मेरी। यहाँ भी बहुत प्रसिद्ध थी, चोपड़ा बर्तन नाम चल रहा है। चोपड़ा बर्तन के नाम से आकर एक दुकान हमने यहाँ पर डाल दी। करीब 1 लाख रुपए से मैंने मेरा व्यापार चालू किया। उस टाइम पिताजी ने 1 लाख रुपए दिए और धीरे धीरे शुरुआत की। फिर 1 लाख रुपए जो थे बर्तन में लगाए, और मैंने फिर उधार भी लाए उस टाइम 50,000 75,000 का उधार भी लिया वहाँ से, और वहीं से शुरुआत करी और बर्तन की दुकान चालू कर दी। धीरे धीरे 1-2 साल तो मैंने धीरे धीरे उसको व्यवसाय को चालू किया, लेकिन बाद में फिर मैंने उस व्यवसाय के पीछे पूरा समर्पण लगाया और पूरी तरह से समर्पित होकर उस व्यवसाय को चालू किया। तो फिर मैंने पहले इंदौर से बर्तन लाता था, आसपास से रतलाम से लाता था, उज्जैन से लाता था, लेकिन बाद में फिर मैंने जहाँ जहाँ कारखाने थे, फैक्ट्रियाँ थी, वहाँ से बर्तन लाना चालू किया। और धीरे धीरे उस व्यवसाय को जो 1 लाख 1.5 लाख का था उसको बढ़ाते बढ़ाते धीरे धीरे उस व्यवसाय बढ़ाया। धीरे धीरे उसमें 25-30-40 लाख तक का मेरे पास स्टॉक हो गया, और जहाँ कारखाना होता वहीं से लिया था। उसके बाद फिर जब मेरा सेल भी अच्छा हो गया, क्योंकि मैंने ईमानदारी से काम किया, पूरी समर्पित रूप से काम किया, जो भी काम होता क्वालिटी का काम ही करता था। शुरू से मेरी आदत थी कि अच्छी से अच्छी क्वालिटी का काम करना है, और साथ में कम मुनाफे में व्यापार करना है। तो उसमें मेरा व्यापार अच्छा चला और बहुत सफलता मिली पूरे क्षेत्र में। मतलब सिर्फ चुनावी राजनीति जो शहर की जो मुख्य राजनीति है उसमें कैसा ना हो, चुनावी राजनीति साथ में चलती रही, मेरा बिजनेस भी साथ में चलता रहा। तो उस टाइम क्या है कि बिजनेस में भी मेरे को पूरा समय देना पड़ता था, और साथ में राजनीति का शौक शुरू से था। तो कॉलेज की राजनीति मेरी साथ में चलती थी। दुकान मेरी ज्ञान मंदिर के पास में ही थी, घर भी वहीं था, तो घर के नीचे मैंने दुकान लगा रखी थी। तो वहीं से मैं बिजनेस भी करता और वहीं से राजनीति करता। जो भी छात्र आते हैं उनके कोई काम होते उनके काम करा देते थे, और जब उनके काम कराते तो वो छात्र मेरे से आकर्षित रहते थे, मेरे प्रति उनका लगाव रहता था कि भाई ये सब काम करते हैं। राजनीति में आपके प्रतिद्वंदी आपके कजिन अरविंद चोपड़ा भी रहे। एक समय ऐसा है जब आप दोनों को चुनावी मैदान में आमने सामने में जाने की स्थिति आ गई थी।
क्या हुआ, उम्र थी हाँ और पार्टी का काम तो करते ही थे। जी। तो हम सब जब भारतीय जनता पार्टी जो हमारी थी उस टाइम तो जनता बन चुकी थी भारतीय जनता पार्टी। शुरू में तो जनसंघ के टाइम से काम करते थे, फिर जनता पार्टी बनी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बनी। तो भारतीय जनता पार्टी में उस टाइम कैलाश जी चावला है, राधेश्याम जी लड्डा है और ये सब लोग जिला अध्यक्ष महामंत्री हुआ करते थे। तो नगर पालिका के लिए हम सब लोग यहाँ पर ढूंढ रहे थे कि भाई किसे कैसे क्या अच्छे उम्मीदवार ढूंढे। तो जब मैं पूरी तरह से जब पार्टी में काम करता था तो उन्होंने पार्षद के चुनाव तो हो गए, लेकिन बाद में मुझे एल्डरमैन के रूप में चुना। तो उस टाइम 7 एल्डरमैन बनते थे और नगर पालिका से चुने जाते थे, मतलब हाँ। ये स्थानीय स्तर पे नगर पालिका में चुनते थे, उसमें पार्षद वोट डालते थे। लगभग जैसा राष्ट्रपति चुनाव था ना उस टाइप से उनके वोटों का कीमत होती थी। मतलब उस समय राज्य शासन नियुक्त नहीं करता था ये नगर पालिका। हाँ, नगर पालिका में चुनाव होते थे, जो पार्षद होते थे वो वोट डालते थे। तो उस टाइम जो हाउस था हमारा जो जैसे 36 वोट थे, यहाँ पे तो 18 लगभग बराबर की स्थिति थी। एक आध वोट हमारा कम था, उनका एक आध ज़्यादा था। एक निर्दलीय था, 18 बीजेपी के थे, 18 कांग्रेस के थे और 17 बीजेपी और एक निर्दलीय था। तो ऐसे बराबर की स्थिति लगभग थी। तो जब बराबर की स्थिति आई तो एल्डरमैन चुनने की बात आई, तो उस टाइम 7 एल्डरमैन बनना थे। तो 4 एक पार्टी के बनने था और 3 एक पार्टी बनने थे, ये सब तय था राज्यसभा की तरह। हाँ। तो उसमें क्या है कि ये तय था कि बनने तो इतने ही है। तो 3 एल्डरमैन तो सबके क्लियर होना थे। हाँ। 7वें एल्डरमैन के लिए जो था वो माता बच्ची थी। हाँ वो प्रक्रिया में जाना था। तो हमारे एक चंपालाल जी यादव थे इंदौर के, जो एडवोकेट भी थे और बीजेपी से समर्थित थे। वो हमारे को यहाँ पर चुनाव कराने के लिए बीजेपी की तरफ से सपोर्ट में आए कि भाई कैसे क्या मतदान करना है। तो जब बराबर की स्थिति थी तो उन्हें इस तरीके से वो मतदान कराया कि बीजेपी के तो 4 एल्डरमैन जीत गए और कांग्रेस के 3 ही जीते। मतलब सीधे कोई गोटी वोटी की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो वो वोट इस तरीके से डलाने थे कि एक वोट की तरफ से क्रॉस वोटिंग होगी। हाँ नहीं, क्रॉस वोटिंग कुछ भी नहीं। वोट डलाने का जो तरीका था कि कैसे कितने वोट कैसे डलाने, फर्स्ट मतलब प्रेफरेंस कितने, सेकंड कैसे, थर्ड कितने, ऐसे प्रेफरेंस के वोट डलते थे। तो उसमें कैसे वोट डालना है, तो उसके लिए वो वोट की प्रक्रिया थी। तो चंपालाल जी यादव ने ऐसी एक प्रक्रिया बनाई कि इतने वोट तो फर्स्ट प्रेफरेंस के डालने, इतने सेकंड, इतने थर्ड के। तो वो इस तरीके के वोट डलाए कि सीधे बीजेपी के 4 आ गए और कांग्रेस के 3 ही रह गए। वो सब बाद में खूब लड़ाई झगड़े भी उन्हें किए कि भाई ऐसा कैसे हो गया, जब बराबर वोट है तो 4 इनके 3 हमारे रह गए, ये हो गए। लेकिन जो प्रक्रिया थी वो कोई चैलेंज कर नहीं सकता था, सही प्रक्रिया थी। 4 एल्डरमैन हमारे आ गए, 3 कांग्रेस के रह गए और मैं एल्डरमैन बन गया। जब बाद में जब फिर एल्डरमैन बन गए तो फिर जब प्रक्रिया हुई कि फिर चुनाव हुए और वहाँ पे उसमें जब प्रक्रिया आई तो मुझे उसी टाइम फिर अध्यक्ष के चुनाव भी होना थे। तो एल्डरमैन जो होता था उसमें पहले वोटिंग पावर होता था, मतलब जो पार्षद का पावर है वही पावर, सारे पावर उसको रहते थे। और उस टाइम जो पार्षद अध्यक्ष के लिए भी खड़ा वही हो सकता था, एल्डरमैन और पार्षद। तो उसमें से फिर हमने जो है पार्टी ने डिसाइड किया, जब बराबर की स्थिति थी, लगभग हमारे 2-1 वोट कम थे और कांग्रेस के 1-2 वोट ज़्यादा थे उस टाइम सदन में। तो पार्टी ने सोचा अब किसको टिकट दें, तो काफ़ी सोच विचार के बाद टिकट मेरे को दे दिया पार्टी ने, अध्यक्ष पद के लिए भी। जब मेरे को टिकट दिया तो उनने, कांग्रेस ने सोचा अब कोई जीत सकता नहीं है क्योंकि अब भारी पड़ेंगे। तो उनने, कांग्रेस वालों ने फिर सब ने तय करके और मेरे ब्रदर अरविंद चोपड़ा को टिकट दे दिया। रियल ब्रदर है कजिन ब्रदर में ताऊ जी के लड़के हैं। हाँ, उस समय आप दोनों अध्यक्ष पद के लिए आमने सामने थे। हाँ, अध्यक्ष के लिए थे नहीं, वो तो हो गए। पार्टियों ने, दोनों पार्टियों ने कर दिया कि बीजेपी ने मेरे को तय कर दिया। जब बीजेपी ने पहले मेरे को तय किया, लेकिन कांग्रेस ने बाद में फिर शाम को, सुबह मेरे को तय किया और शाम को फिर कांग्रेस की मजबूरी थी कि अरविंद चोपड़ा को उनको टिकट देना पड़ा। और वो जब टिकट दिया तो उनका जो हाउस में 2 वोट ज़्यादा ही थे उनके पहले से ही, तो वो उसके कारण फिर वो अध्यक्ष बन गए और हाँ अपन रह गए। तो उस टाइम हुआ, फिर बाद में ऐसी राजनीति चलती रही। और कहीं ना कहीं ये देखा गया कि अध्यक्ष पद के लिए नहीं, नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए एक चुनाव आपने लड़ा, एक चुनाव आपने डायरेक्ट फाइट में भी लड़ा बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में, उसमें भी। लेकिन ये संयोग ये था कि आपकी बहू आई स्वाति और ये तय था कि वो नगर पालिका अध्यक्ष बनेंगी। तो कहीं ना कहीं आपकी किस्मत में अध्यक्ष पद लिखा था, वो किसी भी बहाने से आया, लेकिन आया जरूर। हाँ, लगातार प्रयास करता रहा। मुझे लगातार अध्यक्ष पद के 2 चुनाव लड़े आपने। हाँ, पहले एक चुनाव तो उस टाइम लड़ा था 84 में और ये चुनाव फिर बाद में लड़ा।
करीब, हाँ करीब 15-20 साल के बाद ये चुनाव लड़ा दूसरा वाला। ये था 2008 में लड़ा हाँ था। तो ये चुनाव बाद में लड़ा मैंने, और उस चुनाव में 2003-4 की बात है, तो उसमें चुनाव लड़ा और उसमें मेरे सामने रघुराज सिंह चौड़िया थे। तो कहीं न कहीं फाइट थी, सीधे मुकाबला था उसमें, लगभग मतदाता कांग्रेस की गवर्नमेंट भी थी उस समय। हाँ गवर्नमेंट कांग्रेस की थी और माहौल ऐसा था कि कांग्रेस के पक्ष का था माहौल। उस समय भी एक माहौल बन गया था कि फिर चोपड़ा परिवार के दो बंधु आमने सामने हो हाँ गए। उस समय भी ऐसा था कि टिकट के लिए अरविंद भाई भी दावेदार थे, मैं भी दावेदार था। पार्टी ने मुझे टिकट दिया, लेकिन कहीं न कहीं रघुराज जी को टिकट मिला, रघुराज जी उसमें विजय हुए। ठीक है, जो जनता का निर्णय था, मेरे को कहीं न कहीं मौका नहीं मिल पाया। मेरी बहुत इच्छा थी कि शहर के लिए कुछ करूं, सही बात है। और उसके कारण मैं लगातार मैं कोशिश करता रहा कि कैसे न कैसे करके एक बार मौका मिल जाए तो अपन शहर के लिए कुछ करें। आपका जो विजन था वो पूरा क्लियर था, और इस बार जब इलेक्शन हुए तो आपकी बहू स्वाति चोपड़ा जी मैदान में आई, काफ़ी हुआ की स्थिति बनी। किस तरह से ये मामला भेंट पाया, चूँकि नगर पालिका में 5 और अन्य अध्यक्ष पद के दावेदार थे और आप चूँकि वरिष्ठता की सूची में सबसे ऊपर थे। क्या हुआ कि अभी पिछली बार भी जब राकेश भाई पप्पू जैन अध्यक्ष तभी भी बने, आपका नाम चला था। तो उस समय मैंने प्रयास किया। मेरी इच्छा तो थी कि एक बार शहर के लिए कुछ करना है, और जब कुछ करना है तो उसके लिए पद तो चाहिए। बिना पद के भी अपन लगातार मैं करता रहा, काम तो लगातार करते ही रहा पार्टी का। कई बार मैं 2 बार जिला महामंत्री बना, 3-4 बार मैं जिला कोषाध्यक्ष रहा, 3-4 बार जिला उपाध्यक्ष रहा, लगातार पार्टी का कार्य करता रहा। और जब भी कोई विधानसभा लोकसभा के चुनाव आते हैं तो चुनाव प्रभारी मैं रहता, चुनाव मैनेजमेंट मेरे पास ही रहता। पूरा 1 महीने कार्यालय का काम मैं सुबह आता और रात को घर जाता था। पूरा कार्यालय में ही संभालता हूँ चुनाव के टाइम, और हमेशा पूरा तन मन धन लगा के और पार्टी को विजय दिलाने का काम मैंने कोशिश करके करता रहा। सभी का सहयोग लेके ही मैं सब काम करता हूँ। जब चुनाव में लड़ाता हूँ तो मेरा एक ही लक्ष्य रहता है कि सिर्फ पार्टी को अपने को विजय बनाना, उम्मीदवार चाहे कोई भी हो। और जब जब कोई भी उम्मीदवार आए, चाहे शिवाजी लड़े, चाहे दिलीप भैया लड़े। ये मैंने देखा है कि चूँकि भाजपा में कोई भी, चाहे सांसद का चुनाव हो, विधायक का चुनाव हो, नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव हो, सबसे महत्वपूर्ण जो फाइनेंशियल जिम्मेदारी रहती है वो आपके ऊपर ही रहती है, और सबको कैसे एडजस्टमेंट करना और सबको फाइनेंशियल रूप से उस चुनाव को लड़ाना, ये एक बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको दी जाती है। नहीं, क्या फाइनेंशियल जवाबदारी तो रहती थी क्योंकि मेरा व्यापारी टच रहा, लेकिन साथ में सभी तरह का मैनेजमेंट पूरा ही मेरे को प्रभारी बनाया जाता था। और सभी, जैसा आपने तो देखा राकेश भाई, आप भी हमेशा देखते रहे, तो जो भी जवाबदारी रहती चुनाव का पूरा प्रभारी मेरे को बनाते थे। उसके बाद हम समितियां बना के अलग अलग कार्य का विभाजन करते थे, और एक ही लक्ष्य रहता था कि अपनी पार्टी को विजय दिलाना, और उसके लिए जो भी करना पड़े तन मन धन से हम पूरे 24 ही घंटे लग के और पार्टी को विजय दिलाने का काम किया, और लगभग हमेशा सफलता मिली। जब जब मैं प्रभारी रहा तो हमेशा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को विजय मिली है, और उसके कारण ही कहीं न कहीं मेरी भी पार्टी में मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मेरे उसके कारण लगातार। आपका 20 साल पुराना सपना साकार हो गया। नीमच नगर पालिका अध्यक्ष पद तक भले आप नहीं पहुँच पाए, लेकिन बहू रानी आ गई, और एक विजन जो आपने बना रखा है नीमच शहर के लिए जो 20 साल से, वो क्या है, किस तरह से नीमच को देखना? हाँ, वही मैं बता रहा था कि इसके बाद जब हुआ तो पिछली बार जब राकेश भाई टिकट मेरे को मिल रहा था, लेकिन किसी कारणवश प्रदेश की कोई वहाँ पर इस प्रकार की वहाँ पर सिचुएशन बनी, परिस्थितियाँ बनी कि मेरा टिकट होने के बाद भी मेरा टिकट हो नहीं पाया। टिकट कटिया, राकेश भाई बने, ठीक है, अच्छा काम किया। राकेश भाई ने भी पार्टी के हिसाब से सब काम अच्छा करने की सोचते हैं, ऐसा नहीं है जो भी बनता है अध्यक्ष, चाहे वो बीजेपी बने, कांग्रेस का बने, हर व्यक्ति ये सोचता है, हर अध्यक्ष ये सोचता है कि मैं शहर के लिए अच्छा करूं। लेकिन क्या है कि एक तो विजन की बात होती है और एक क्षमता की बात होती है। सब में क्षमता अलग अलग होती है और सबका विजन भी अलग अलग होता है। तो लगातार कहीं के मुझे प्रयास करता रहा, लेकिन जब नहीं मिला तो इस बार जो है अब की महिला आरक्षण हुआ। महिला आरक्षण हुआ तो मैं तो चुनाव लड़ नहीं सकता था। अब घर में हम सब ने विचार किया कि भाई नगर पालिका का चुनाव आ रहा है और अपन चाहते हैं कि कहीं कहीं शहर के लिए कुछ करें। सब ने बैठकर बातचीत की तो बोले भाई किसको क्या, यदि घर के मेंबर को चुनाव लड़ाएंगे अपन तो अपन सब काम कर पाएंगे और अच्छा सा शहर का एक विकास करेंगे, सुंदर बनाएंगे, स्वच्छ बनाएंगे और शहर के जो लोगों को परेशानी आ रही है उनसे मुक्त भी करेंगे। काफ़ी विचार विमर्श के बाद हुआ कि भाई पहले आया कि पत्नी को, मेरी पत्नी को लड़ा दे, तो फिर आया कि भाई पत्नी लड़ेगी तो पढ़ाई लिखाई का ही फ़र्क पड़ता, आज के ज़माना है और यंग भी चाहिए, युवा चाहिए। तो फिर बहू को लड़ाने का हम सब ने बैठकर निर्णय लिया। तो बहू ने शुरू में तो मना भी किया कि पापा मैं तो कभी राजनीति में रही नहीं। किया ठीक है, कॉलेज टाइम में थोड़ी बहुत किया है, एबीपी का काम भिलवाड़ा में, वहाँ पीआर है, लेकिन कोई सक्रिय राजनीति में नहीं रही।
तो मैंने कहा ये तो सक्रिय आदमी, कभी न कभी तो आना पड़ता है। यदि अपने को जनता के लिए कुछ करना है तो अपने को कहीं न कहीं आगे तो आना पड़ेगा, और काम करेंगे तो ही तो आगे बढ़ेंगे। और जनता के लिए यदि कुछ करना तो पद तो लेना पड़ेगा, नहीं तो उसके बिना कैसे करोगे। काफ़ी सोच विचार किया, काफ़ी कभी हाँ कभी ना कर चुनाव परिवार की तरफ से अपन को लड़ाना चाहिए। तो पार्टी में वरिष्ठ तो मैं रहा ही हूँ, बातचीत की विधायक जी से, जिला अध्यक्ष जी से और सभी वरिष्ठ लोगों से बातचीत की। भाई स्वाति हो, क्योंकि अब की बार जो चुनाव था इनडायरेक्ट था, प्रत्यक्ष प्रणाली से था। पहले पार्षद बनना था, लोचा और पेच बहुत आ रहे थे कहीं ना कहीं। तो पार्षद पहले बनना जरूरी था, उसके बाद ही अध्यक्ष बन सकते थे। तो अब पार्षद बनने के लिए टिकट कहाँ से ले, तो जो जो मेरे वार्ड थे, जैसे अभी जहाँ वर्तमान में पुराना मेरा घर है, तो वहाँ पे भी कोई महिला सीट नहीं थी, वहाँ पे पुरुष सीट थी। तो पार्टी की नीति थी कि भाई जहाँ महिला सीट है वहाँ से महिला को लड़ाएं, पुरुष की जगह पुरुष को लड़ाएं। आरक्षण है तो वहाँ पे भी देखा जाए सामान्य जरूरी था। तो ऐसा जहाँ मैं रहता हूँ, वर्तमान में जहाँ रहता था, वहाँ पे भी वही स्थिति थी कि पुरुष का था। और जहाँ मैं रहने जा रहा था, अभी तीन जगह मेरे वार्ड हो गए थे एक तरह से, तो वहाँ पर भी पुरुष का ही था। तो सोचा कि फिर कहाँ से चुनाव लड़े, तो सभी से बातचीत की तो उन्होंने कहा सीआरपी ऐसा वार्ड है जहाँ जिसमें किसी को आपत्ति नहीं रहती है, और वो महिला वार्ड भी है, सामान्य महिला वार्ड है। और देश की जो सेवा कर रहे हैं सैनिक है, वो सभी वहाँ निवास पुण्य का काम है। तो बोले अच्छा एक वार्ड रहेगा और वहाँ से अपन कुछ चुनाव लड़ेंगे तो कहीं कहीं अपने मन में भी एक सेटिस्फेक्शन रहेगा कि वहाँ के लिए अपन कुछ करेंगे। वहाँ से चुनाव लड़े तो वहाँ का जो वार्ड था, सिर्फ वहाँ पर सिर्फ 83 मतदाता थे। अच्छा, 83। हाँ, अब 83 मतदाता थे तो मतदाताओं के लिए एक एक वोट की बहुत मारामारी थी। मैंने सुना कि उस समय आपके जब इलेक्शन चल रहा था तो काफ़ी दूर दूर से वोट डालने आए और आपने काफ़ी लोगों से संपर्क भी किया। क्या होता है सीआरपी का जो वार्ड है, वहाँ पे क्या होता है, चुनाव तो होते हैं 5 साल में, लेकिन जो सीआरपी के जो वहाँ पर जो सैनिक रहते हैं या जो भी वहाँ के काम करने वाले अधिकारी रहते हैं, वो क्या है कि हर ट्रांसफ़र प्रक्रिया रहती है, स्थानांतरण उनका तो 2 साल 3 साल 4 साल में स्थानांतरण हो जाता है। तो वो जो मतदाता रहता है उसका ट्रांसफ़र हो जाता है तो वो बाहर चला जाता है, कहीं कहीं कुछ यहाँ रहते हैं और कुछ का ट्रांसफ़र भी हो जाता है। तो नई जब दिल्ली से, गुवाहाटी से मतदाता सूची जब वापस नहीं बनती है, तो जब तक वो मतदाता सूची में उनका नाम रहता है, वापस नया मतदाता बनते हैं उसमें, तो जब तक उनके नाम भी रहते हैं, तुरंत में कोई ट्रांसफ़र होता है, कोई पहले हो जाता है, इस तरीके से वो नाम तो वहाँ पे जब मतदाता सूची देखी तो कुछ लोग बाहर भी चले गए थे वहाँ से, या किसी का ट्रांसफ़र हो गया था, ऐसे लोग भी कुछ थे। तो जो मतदाता सूची होती है चुनाव तो उससे ही लड़ना पड़ता है। तो जो प्रकाशित पहले एक बार हो जाए उसको हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कोई कुछ भी नहीं कर सकता। ये एक प्रक्रिया है चुनाव की, और चुनाव आयोग जो तय करता है जो मतदाता सूची, उस मतदाता सूची के आधार पर ही हमको चुनाव लड़ना होता है। तो वो 83 मतदाता थे, कुछ मतदाता उसमें से बाहर भी थे, जो यहाँ थे उनसे यहाँ संपर्क किया, उनको समझाया कि भाई अच्छा एक उम्मीदवार रहेगा और शहर के लिए, आपके लिए भी, यहाँ सीआरपी लिए भी कुछ करेंगे और शहर के लिए भी कुछ करने की तमन्ना है। काफ़ी मतदाताओं ने बहुत खुलकर हमारा समर्थन किया, सहयोग किया कि नहीं एक पढ़ी लिखी महिला है और उसको हम सब वोट देना चाहते हैं, और उन्होंने सपोर्ट भी किया। बाहर के भी लोग आए, उन्होंने भी, जो बाहर थे उन्होंने भी आकर यहाँ पर मतदान का प्रयोग किया कि उनका अधिकार था। तो उन सब से भी हमने अप्रोच भी किया भाई कि चुनाव में खड़े थे, अप्रोच तो करनी ही थी, और सब ने अच्छा मतदान दिया। और बहुत बड़ी बात है कि जब चुनाव लड़े तो उसमें स्वाति को तो 68 वोट डले, उसमें से 32 वोट आए, करीब 5 उम्मीदवार थे तो उसमें 32 वोट आए, सेकंड को 22 वोट आए। शहर में आपका जो चुनाव क्षेत्र था वो चर्चा का विषय बना हुआ था, क्योंकि सबसे ज़्यादा कम वोट और सबसे ज़्यादा घमासान उसी में मचा हुआ था। हाँ, जब कम मतदाता होते हैं, जितने कम मतदाता, तो निश्चित रूप से क्या 5 उम्मीदवार थे, और 5 उम्मीदवार में वो के वही वोटर थे, तो हर उम्मीदवार ये चाहता था कि वोट मुझे मिले, तो सबने अपने अपने हिसाब से प्रयास किया। अच्छा, तो 2 उम्मीदवार उसमें ऐसे थे जिनको उनके प्रस्तावक और समर्थकों ने वोट नहीं दिए। हाँ, वो कांग्रेस के भारती परियार और एक और कोई मैडम थी, निर्दलीय लड़ी थी, उन दोनों को मतलब उनके जो 0-0 वोट मिले। हाँ, ये पूरे प्रदेश में शायद एकमात्र ऐसी सीट थी जहाँ की नेशनल पार्टी जो कि कांग्रेस की है, और जो उम्मीदवार थे उनके 0 वोट आए, और एक और जो उम्मीदवार थी जो कि निर्दलीय थी, उसको भी 0 वोट आए। उसका कारण जो मैंने वापस देखा कि भाई कि इसके पीछे कारण क्या है, तो जब देखा कि वो उनका उद्देश्य नहीं था कि वो चुनाव में कुछ करे, उनका उद्देश्य था सिर्फ ब्लैकमेलिंग करना,
वो सिर्फ इसमें लग रहे थे कि कैसे करके इनको घेरा जाए, करा जाए, कोई उद्देश्य नहीं था कि चुनाव में कि इनके लिए कुछ काम करा। ये मामला अभी कोर्ट में भी चला गया, कुछ वो जो निर्दलीय उम्मीदवार है वो लेकर गई। हाँ, निर्दलीय उम्मीदवारों के आदतन सिर्फ इसीलिए खड़े हुए थे कि कैसे करके किसको ब्लैकमेलिंग करें, जबकि हमारा उद्देश्य साफ सुथरा था। एक एक वोट की कीमत थी, तो जो आ जाए सो पा जाए। हाँ, बस उनका यही लक्ष्य था कि कुछ ऐसा कुछ हो जाए, कर जाए। तो ऐसे भी लोग होते हैं जो कि इस धारणा से चुनाव लड़ रहे थे कि शायद हमको कुछ मिल जाए। अच्छा, चुनाव के बाद जब अध्यक्ष पद की बारी आई तो फिर मेरे को 5 उम्मीदवार सामने थे, कई वरिष्ठ भी थे और आपकी चूँकि बहू भी जूनियर थी, लेकिन आपका बड़ा नाम जुड़ा हुआ था। तो अध्यक्ष पद के लिए संगठन में कैसे एडजस्टमेंट हुआ, क्योंकि दावेदार तो बहुत थे और उसमें से एक नाम चुन कर बाहर आना था। हाँ, बिल्कुल। जब आप समझते ही हो कि ये जब चुनाव होते हैं तो सभी उम्मीदवार अच्छे होते हैं, क्योंकि पार्टी का सब काम करते हैं, कहीं से पार्टी से जुड़ा, उसी को टिकट मिलता है पार्टी का। तो मैं भी वर्षों से काम कर रहा था और अभी जो पार्टी की नीति है उसमें कहीं युवाओं को आगे लाने का है, पढ़े लिखे लोगों को आगे लाने का, अच्छे विजन वालों को आगे लाने का पार्टी का भी मन है। आपने देखा होगा जिला अध्यक्ष चुनाव, संगठन के जो चुनाव हुए, जिला अध्यक्ष चाहे मंडल के चुनाव, तो वो भी उसमें युवाओं को आगे लाई पार्टी, और वास्तव में उनमें कार्यक्षमता ज़्यादा होती है। सोच भी आज की जो तारीख में जो अभी आज के ज़माने में है, नई सोच के जो लोग होते हैं वो काम अच्छे से कर पाते हैं, ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करने उनकी क्षमता भी रहती है। तो उसी को देखते हुए फिर हमने जब बहू को खड़ा किया, इसमें हमने उम्मीदवारी उनकी घोषित की, सभी से बातचीत की और यहाँ से ले प्रदेश तक और दिल्ली तक भी हमने संपर्क किया कि भाई एक अच्छा उम्मीदवार हम चाहते हैं कि अच्छा उम्मीदवार आए। तो और सबने अपनी अपनी कोशिश की, कोशिश करना चाहिए भी, क्योंकि सबकी अपनी अपनी दावेदारी है। और मतलब सब लोग मान गए थे कहीं विवाद की स्थिति थी, या कहीं ऐसा संभावना थी कि कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग होगी? नहीं, क्या है कि देखो, जब तक टिकट तय नहीं होता है या उम्मीदवार तय नहीं होता है, तब तक सबकी अपनी अपनी उम्मीदवारी होती है और सबके होना भी चाहिए, क्योंकि वो पार्टी का काम करते हैं। लेकिन एक मामला पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष का चल रहा है, राकेश जी जैन का, जो आपकी पार्टी के लोकायुक्त में उनको नोटिस मिला है। दूसरा, हाल ही में लोकायुक्त ने रेड डाली और उस पर एक आपके नगर पालिका के कैशियर पकड़े गए, सीएमओ से लेकर ऑडिटरों पर भी सवाल उठ रहे हैं। और जो लंबे समय से नगर पालिका में जो चलता आ रहा भ्रष्टाचार का खेल, उसको भी कंट्रोल करना है। तो ये सारी चुनौतियाँ आपके सामने। बिल्कुल सही कहा राकेश भाई, जो भी दोषी होंगे या इस प्रकार का कृत्य करेंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन कई बार कानूनी पेचीदगियाँ भी ऐसी रहती है कि कहीं कहीं कानून का कई बार तो उपयोग होता है और कई बार दुरुपयोग भी होता है। तो कई बार हम काम करना चाहते हैं, लेकिन कानून की इतनी पेचीदगियाँ होती है कि उसमें रहकर हम वो कानून के दायरे में काम करना पड़ता है। तो कहीं कहीं ये परेशानियाँ भी बिल्कुल जो आती है, कहीं कहीं प्रैक्टिकली परेशानियाँ होती है, तो कानून के दायरे में रहकर काम करना पड़ता है। लेकिन जो भ्रष्टाचार वाली बात आपने कही है, तो बिल्कुल भ्रष्टाचार, छोटा मोटा कोई भ्रष्टाचार ये करते हैं तो हम रोकने की कोशिश पूरी करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं कहीं यदि कोई भ्रष्टाचार करता है और इस प्रकार की कार्रवाइयाँ बिल्कुल निश्चित होना चाहिए। जी, एक चीज़ और देखी कि जिस तरह से आपने बहुरानी को पूरी फ्रीडम दे रखी है कि पहले कोई महिला अगर अध्यक्ष बनती थी तो संकोचती थी, पति या ससुर या देवर की तरफ देखती थी, लेकिन स्वाति मैडम तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे फर्राटेदार इंग्लिश बोलना, अधिकारी को तुरंत डांटना, फटकारना, दौरे करना, कहीं ना आप साथ हैं ना उनके पतिदेव गौरव साथ में हैं, बल्कि पार्षदों को लेकर वो ऐसा लग रहा है कि जैसे नगर पालिका अध्यक्ष आज से नहीं बहुत पहले से। नहीं, ये इसकी ट्रेनिंग घर पर देते हैं अपन? नहीं, कहीं कहीं देखो, पृष्ठभूमि तो राजनीति से परिवार की रही है। तो जब मेरे पिताजी थे तब भी वो कहीं कहीं पीछे से सपोर्ट करते थे जनसंघ के। आज तक नगर पालिका में नहीं देखा आपने? हाँ, मैं नगर पालिका में जिस दिन चार्ज लिया था उस दिन 10 मिनट के लिए गया था, पदभार ग्रहण के दिन, और उसके बाद अभी तक आज तक मैं गया नहीं हूँ। लेकिन पूरी तरह से स्वाति को या अपनी जो परिषद है उसका पूरा मैं सहयोग करने की कोशिश करता हूँ, उनको सलाह देता हूँ, उनको सहयोग करता हूँ कि कहीं का अच्छा काम होता रहे। उसके लिए जो भी मेरी सलाह होती है, सहयोग होती है, वो मैं पूरा करता हूँ। स्वाति क्या है कि स्वयं ही पढ़ी लिखी है, उसने BBA कर रखा, डबल MBA कर रखा है, तो उसका खुद का अपना एक विज़न भी है और वो खुद एक्सपर्ट भी है, पढ़ी लिखी है। तो कहीं ना कहीं आजकल जो नए ज़माने की नई सोच के साथ काम करना चाहती है, तो हमने उसका भी फ्रीडम दे रखा पूरी तरह से कि भाई कि स्वाति तुम तुम्हारा काम करो, मेरे को मेरा व्यवसाय भी करना रहता कहीं ना कहीं, और सामाजिक काम, धार्मिक काम सब में लगा रहता हूँ मैं। तो कहीं ना कहीं सब चीज़ का सम्मिलित रूप से प्रयास करके, क्योंकि शहर तो अपना ही है, यहाँ पे जितनी धार्मिक गतिविधियाँ होती हैं, सामाजिक गतिविधियाँ होती हैं, तो उसमें भी मुझे
जाना आना लगा रहता है, तो वो काम मैं कर लेता हूँ, स्वाति अपना काम कर लेती है, मेरा बेटा गौरव है तो व्यवसाय का काम कर लेता है। तो इस तरीके से बांट रखा है। लेकिन मुझे भी सब जने कहते हैं कि नहीं, आपको भी कहीं न कहीं इसमें आकर सहयोग करना चाहिए। तो जब लेकिन ज़रूरत अच्छी बात है कि आपने जिस तरह से पहले दिन से फ्रीडम दी, उसका असर दिख भी रहा है कि स्वाति मैडम बिल्कुल फ्रीडम के साथ काम करती हैं और उन पर ऐसा कोई तनाव या ऐसा कोई पारिवारिक दबाव नहीं दिखता कि जिससे वे बंदी हों। नहीं, बिल्कुल भी कोई दबाव नहीं है। और स्वाति पूरा अपने स्वतंत्र रूप से वहाँ पर नगर पालिका अध्यक्ष का काम कर रही है। लेकिन फिर भी क्या है, जो भी पार्षद आते हैं जितने भी 40 ही, वो कहीं न कहीं मेरे से उम्मीद तो करते हैं कि इसमें पूरा सहयोग करो। तो मैं उनसे जितना सहयोग होता है तो सहयोग करने की पूरी कोशिश मैं करता हूँ। और जब शहर हित की बात आएगी, जब नगर हित की बात आएगी और जब ज़रूरत पड़ेगी तो निश्चित रूप से मैं उसमें जितना समय और भी दे पाऊँगा पूरा दूँगा सहयोग। अब आगे आपका राजनीतिक भविष्य क्या कहता है? कहीं ना कहीं नीमच विधानसभा या अन्य क्षेत्र में और जाने की प्लानिंग है? नहीं, जो पार्टी आदेश देती है वो पार्टी का हम काम करते हैं। मैं तो एक कार्यकर्ता की हैसियत से शुरू से काम करता रहा हूँ और समर्पित रूप से मैंने काम किया है। पार्टी ने जब जहाँ लगाया मैंने वो काम किया है और पार्टी आगे भी जैसा आदेश देगी वो मैं काम करूँगा। लेकिन ऐसा कोई मैं दौड़ वोड़ में नहीं हूँ, मतलब जो जिसको उम्मीदवार बना देगी पार्टी, हम उसके लिए लग जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी में शुरू से यही रहा है कि जिसको टिकट दे दिया, टिकट तक आप आपकी दावेदारी करो, जिसको करना है खूब करो, उसके लिए सब स्वतंत्र है। लेकिन जब टिकट तय हो जाता है उसके बाद फिर कोई किंतु परंतु नहीं। जिसको उम्मीदवार बना दिया एक बार, जिसको भी गणेश जी बना दिया, सब उसके लिए लग जाते हैं। फिर उसके लिए सब लोग काम करते हैं और उसको फिर जिताने का लक्ष्य तय करके और उसके लिए सब काम करते हैं। ठीक 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 है। तो आप थे श्री संतोष चोपड़ा, जो कि नीमच में एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने हमेशा संगठन के लिए काम किया। 2 बार नगर पालिका अध्यक्ष के लिए ट्राई किया लेकिन किस्मत कुछ और लिखी थी। लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष उनके घर में आना था तो उनकी बहू स्वाति चोपड़ा नीमच नगर पालिका की अध्यक्ष बनी और अब वे अपने उस सपने को साकार कर रहे हैं जो उन्होंने नीमच के लिए संजोए। CTV के लिए कैमरा पर्सन प्रथम सिंह के साथ राकेश सोन।